रात होते ही मेरे सिस्टर पता नहीं क्यों हर रोज मेरी नंद के कमरे में जाते थे और एक दिन ये राज जाने के लिए मैं रात को चुपके से नंद के कमरे में गई और सामने का मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं डरी सहमे दरवाजे पर खड़ी थी क्योंकि मेरे सिस्टर जी अपनी बेटी के साथ। मैंने हमेशा से यही सुना था कि शादी के बाद की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे सिस्टर, नंद और मेरे शौहर, और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे सिस्टर का मिजाज बहुत ही सादा था। वो अक्सर कम ही बात करते थे और जब भी बोलते तो बहुत हल्की आवाज में बोलते थे और हमेशा अपनी नजर नीचे रखा करते थे। मैंने कभी अपने सिस्टर को ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना। आज भी मैं खाना बनाकर किचन से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने शौहर के घर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने शौहर की फिक्र होने लगी कि वो कैसे बारिश में घर आएंगे। सावन का महीना था और आज दोपहर से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों की गरज और बिजली के चमकने से हमेशा से ही बहुत डर लगता था। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से ये मेरी पहली बारिश थी और हमेशा मैं यही सोचती थी शादी के बाद की पहली बारिश मैं अपने शौहर के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन शाम होती ही मेरे शौहर ने फोन किया कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रुकेंगे कि जब बारिश रुक जाएगी तो वो तभी घर आ पाएंगे। मैं ये सुनकर बहुत घबरा गई थी और मैंने जल्दी से जाकर ये बात अपने सिस्टर जी को बता दी कि आज तैमूर घर नहीं आएंगे। मेरे सिस्टर ने कहा कि बहू तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में तैमूर ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं सिस्टर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन ये रात इतनी भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज, बिजली के घड़घड़ाहट से डर की वजह से मेरा दम निकल रहा था और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने में सिमट रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ नजर आ रही थी और अब मैं अकेली अपने कमरे में और नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी नंद सदफ के साथ उसके कमरे में सो जाऊं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी नंद के कमरे में जाने लगी। मेरा डर से बुरा हाल था। मेरी नंद का कमरा ऊपर था मेरे सिस्टर के कमरे के साथ और मेरा कमरा नीचे था और इसी वजह से मुझे अंधेरे में ऊपर जाते हुए डर लग रहा था क्योंकि मैं नीचे बिल्कुल अकेली थी और बारिश की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे से ऊपर गई और अपनी नंद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा शायद अंदर से बंद नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मुझे कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आई। मैं बेधड़क होकर कमरे में चली गई और मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो गलत कैसे हो सकता है। सदफ सिसकियां लेकर रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी और वो किसी तरह मेरे सिस्टर से अपने आप को बचाना चाहती थी। मैं ये सब देखकर सहम गई कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह गलत हरकत कैसे कर सकता है। उस वक्त मुझे मेरा सिस्टर एक वहशी दरिंदे की तरह लग रहा था जो मेरी नंद पर जुल्म कर रहा था। मेरे सास को गुजरे हुए बहुत जमाना हो गया था और पता नहीं सदफ के ऊपर ये जुल्म कब से हो रहा था। आज मुझे समझ आया कि सदफ का मिजाज ऐसा क्यों था। उसके गुमसुम रहने की वजह मुझे आज पता चल गई थी। मैं जान चुकी थी कि उसके खोई हुई आंखों का राज क्या था। मेरा नाम बानो है और आज से 3 महीने पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी। तैमूर ने मुझे एक शादी में देखा था और उसने मुझे वहां पर ही पसंद कर लिया। उसके बाद उसने मेरा रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने तैमूर के बारे में जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि लड़के का खानदान छोटा है और लड़के का अपना एक कारोबार है और शहर में खुद का घर है। तो उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। हमारा रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद अक्सर हम फोन पर बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते क्योंकि आने वाली जिंदगी हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही तो गुजारनी थी। 1 महीने के अंदर ही हम दोनों की शादी होगी। शादी से पहले ही मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि जब घर में नंद होती है तो रिश्ते निभाने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि सदफ की वजह से मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सदफ दूसरे नंदों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत सादा थी। वो हमेशा खामोश रहती थी और अपने काम से काम रखती और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद पड़ी रहती थी। मैं जब कभी जबरदस्ती करके उसे कमरे से बाहर निकालती तो वो काम में हाथ बटाकर अपने कमरे में फौरन ही चली जाती थी। कभी कभार तो मुझे उसे खाने के लिए भी बार बार बुलाना जाना पड़ता था और वो खाना खाती ही अपने कमरे में ऐसे भागती थी जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हुआ हो। मेरे सिस्टर उससे हमेशा यही कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेली ना रहा करो, थोड़ा बहुत बाहर निकल जाया करो, थोड़ा बहुत बाहर निकल कर हमारे साथ ही बैठ जाया करो। लेकिन सदफ उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी और जब मैं उससे
पूछती तो वो ये बात कहकर खत्म कर देती थी कि उसे पढ़ाई करनी है, तो मैं भी फिर उससे कुछ नहीं कहती। और जब शाम को तैमूर ऑफिस से घर आते तो मैं उनसे यही कहती कि आपकी बहन सदफ तो खामोश ही रहती है। तो उस पर वो मुझसे कहते कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, माँ के गुजर जाने के बाद वो अकेली हो गई और हालात ने उसे ऐसे बना दिया। जब माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ना कहा करो। अबू उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वो खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी अब सदफ से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वरना मेरी दोस्तों ने तो मुझे आज तक यही बताया था नंद अपनी भाभी का जीना दुश्वार कर देती है, उन्हें चैन से जीने नहीं देती कि वो दूसरे घर से आकर कैसे हमारे घर में राज कर सकती हैं। मैं शादी करके इस घर में यही सोच कर आई थी कि सदफ मेरा जीना दुश्वार कर देगी, क्योंकि मेरे ससुर से बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते हैं। अगर वो खाना खाने नहीं आती तो मेरे ससुर खुद खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहा करती थी, लेकिन सदफ का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज लेकर आते तो उसका रवैया उनके साथ ऐसा होता था कि जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मुझे हमेशा ही उसका रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद तो बच्चों को बाप से दुगनी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो तो अपने अबू से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते उतना ही मेरा भी ध्यान रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। इसलिए तो मैं सदफ के रवैये के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। शादी के बाद जब मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया तो माँ को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि अल्लाह का शुक्र कर कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रखा कर, ऐसा ना हो उसे छेड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन के बाद से मैं कभी सदफ से खुद बात ही नहीं करती। मैं खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चली आती थी। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। तैमूर और मैं एक दूसरे के लिए काफी थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए और जैसे ही सदफ कॉलेज से आए तो उसे अपने पास बिठाकर उसे खिलाने लगी। जब उन्होंने सदफ को खिलाना शुरू किया तो सदफ ने बहुत गुस्से से खाने से मना कर दिया, तो वो जबरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। मैं वहीं बैठी सब कुछ देख रही थी और देखकर मैं सोचने लगी कि सदफ कितनी खुश नसीब है कि जिसे इतना प्यार करने वाला बाप मिला है, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। उसके बाद वो अचानक से उठकर बहुत तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाते देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नजरें भांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए वो इस तरह उठकर चली गई है। उसे लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही से इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ यहाँ बैठी होती, लेकिन अल्लाह ने उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। मैंने उसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया है और दिन रात भागता रहा, लेकिन इसकी माँ की किस्मत में बस इतनी सी ही जिंदगी थी। मैं तो खुद इसकी माँ के जाने के बाद से बहुत कमजोर हो गया हूँ, लेकिन सदफ को ये बात कैसे समझाऊं। ससुर के आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल गम में डूब गया। उम्र के इस मोड़ पर वो किस कदर परेशानी का सामना कर रहे थे। बीवी की जुदाई के साथ साथ वो बच्चों के दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर से कहा कि अबू आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ सदफ खुद ही समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश करते रहे। मेरी बात पर वो सर हिलाते हुए खाने की प्लेट लेकर सदफ के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुरा कर देखती रही। शाम तक वो सदफ के साथ उसी के कमरे में थे, यहाँ तक कि मैंने खाना पका दी और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी सदफ के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज की यही रूटीन थी। मेरी सिस्टर सदफ के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और सदफ उन्हें और ज्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे सदफ से जलन महसूस होती। वो कितनी खुश नसीब है कि उसका बाप उसको हर चीज ला कर देता है और उसके नखरे उठाता है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने बाप की चौथी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर सदफ से करते थे ऐसी मोहब्बत और तवज्जो मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरे बाप तो हम बेटियों से काफी दूर रहते थे और अगर कभी हमसे कोई बात करनी होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर का सदफ के पीछे पीछे फिरने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली की आवाज से मेरी जान नहीं निकली होती तो शायद मैं ये सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरे ससुर अपनी बेटी को अपनी जरूरत के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मैं जैसे ही उस रात कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर सदफ को जबरदस्ती जकड़ कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। आस पास का उन्हें बिल्कुल भी होश ही नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें मेरे आने की भी खबर नहीं हुई। मेरे ससुर जी पर बुरी तरह से शैतान सवार था और सदफ जो कि बिल्कुल नाजुक सी थी, अपने बाप के रहमो करम पर थी, उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत ना थी कि जो मेरे ससुर को
हटा सके। ना जाने वो कब से ये सब कुछ झेल रही थी, उसका चुपचाप रहना और अपने बाप को झेलना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक आदत के पीछे जो वजह छुपी हुई थी मुझे आज वो समझ आ रही थी। जैसे ही मेरे ससुर जी को मेरे वहां होने के एहसास हुआ, वो सदफ को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर दंग रह गए। शायद उनके दिमाग में भी ये बात नहीं होगी कि रात के इस टाइम मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। उनको लगा होगा कि मैं अपने कमरे में ही होगी। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वो घबरा गए और मुझसे पूछने लगे कि बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको क्या चाहिए। मैंने आगे बढ़कर सदफ का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं सूली पर लटका देना चाहती हूँ ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना ना बने। यह सुनते ही मेरे ससुर एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। सदफ ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैं उनकी इस बात पर हैरान हो गई कि ऐसा ढीठ आदमी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद भी छुटला रहा है। मैंने गुस्से में कहा कि आप कैसे बगैरत इंसान है, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आपको जरा भी शर्म और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। मेरी जरा से धमकी से डरकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सदफ की हालत बहुत खराब थी और डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने वक्त का गम था जो उसके दिल में छुपा हुआ था, इसलिए मैंने उसे चुप करवाया नहीं बल्कि रोने दिया। रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू किया कि वो 10 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे सिस्टर से हुई। सदफ की ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उससे बीच में रोकते हुए पूछा कि क्या तुम मेरे सिस्टर की सगी बेटी नहीं हो। जिस पर सदफ ने नहीं में सर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दी थी और सदफ को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि माँ सदफ को नहीं लेना चाहती थी। सदफ ने बताया कि उसकी माँ का ये मानना था कि सदफ की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे सदफ की खातिर सारी जिंदगी अपने आप को एक बुरी औरत बनाकर रखना होगा जिसकी ना कोई ख्वाहिश होगी और ना ही उसका कोई दूसरा सहारा होगा। लेकिन अचानक ही सदफ की माँ ने तैमूर के बाप से शादी कर ली। सदफ की माँ के साथ वो सदफ का भी बहुत ख्याल रखते थे। सदफ की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा शौहर मिल गया है जो उसका और उसकी बेटी का ख्याल रखता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके बाप की नियत में खोट है। सदफ ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी उसके अबू उसके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। सदफ की उम्र तब 12 साल थी और वो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सही गलत का अंदाजा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका सुतेला बाप उसे क्या चाहता है और किस तरह से उसे देखता है और उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है, उससे कहाँ कहाँ छूता है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश थी। वो नहीं चाहती थी कि इस बार अपनी माँ की तलाक की वजह वो खुद बने। सदफ सिस्किया भरती बता रही थी कि तैमूर के अबू यानी मेरे ससुर जी उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसे जबरदस्ती कमरे में सोने पर मजबूर करते थे और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो सदफ को परेशान करने लगते। कुछ वक्त वो ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही हो, वो तो हर वक्त तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं और तुम ऐसे अच्छे इंसान पर ये किस तरह की झूठे इल्जाम लगा रही हो। मेरी सगी माँ ने मुझ पर यकीन नहीं किया तो मैं किसी और से क्या शिकवा और गीला करती। दिन ऐसे ही गुजरते गए और दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये सुतेला बाप और ज्यादा शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही परेशान करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होने लगी वो अपनी हद पार करता जा रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने अपनी सारी हदें तोड़ दी। उस दिन मेरी माँ किसी काम से बाजार गई हुई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सगी माँ मुझे ही इस बात का कसूरवार समझने लगी कि मैंने उसके शौहर को बहका दिया है और अपनी जवानी और अदाओं से अपने सुतेरे बाप पे ही डोरे डाल दी हैं। उन्होंने फौरन मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे आस्तीन में छुपी हुई एक नागिन कहने लगी जिसने अपनी माँ का घर खराब किया है। मैंने बाप को बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की मारी हुई हूँ और काफी सालों से इस आदमी की हैवानियत से परेशान हूँ, लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उससे ये बात बर्दाश्त न हुई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गई और मौत को गले लगा लिया, लेकिन जाने से पहले उससे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका खुद का शौहर है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफी मांगी, लेकिन मुझे इस माफी की अब कोई जरूरत नहीं थी, ना ही उसकी चाह थी, क्योंकि अगर मेरी माँ कुछ दिन पहले मेरी बातों पर यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और मैं बर्बाद होने से बच जाती और यूं रोज रोज अपने ही सुतेले बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ एक अकेली औरत के लिए तो
सारा जमाना ही लुटेरा बन रहा है, यहाँ अकेली लड़की को देखकर हर किसी के अंदर दरिंदा जाग जाता है। और मैं तो फिर भी जवान लड़की हूँ। ऐसे में इस घर को छोड़कर आखिर जाती तो जाती कहाँ, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती वहां पर मेरे साथ यही सब कुछ किया जाता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत को मानकर अपने सुतेले बाप के पास से रहना पड़ा और मैंने अपने हालात अपनी किस्मत पर छोड़ दिए। मैंने कभी ये बात अपने सुतेले भाई यानी तैमूर भाई को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर भाई ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो उसके बाद तो मैं कहीं की भी ना रहूंगी। मेरी माँ की मौत को आज 7 साल होने वाले हैं। इन गुजरे हुए 7 सालों में हर दिन मेरे सुतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने सदफ के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले से ही मुझे ये सब कुछ बता देती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। जिस पर वो हंसी और कहने लगी, मैं तो वो हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, तो मैं ये कैसे सोच लेती कि कोई और मुझ पर भरोसा करेगा। सदफ की हंसी में जो दर्द था वो मेरे दिल को छलनी कर गया। बारिश अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और सुबह की पहली किरण भी अब निकलने लगी थी। आखिरकार कुछ ही देर में बारिश का जोर टूटा और धीरे धीरे दिन निकलने लगा। मैंने वो रात सदफ के साथ उसके कमरे के अंदर ही गुजारी। सुबह के बाद जैसे ही तैमूर घर आए तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारी सच्चाई रख दी। तैमूर का इस बात को माना बहुत मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी सदफ के बचपन के रवैये को बहुत ज्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके पीछे उनके खुद के बाप का इतना बुरा सलूक होगा। तैमूर गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। तैमूर ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई भी हरकत ना हुई। तैमूर ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ को झुक गई। उन्होंने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि उनके बाप का इंतकाल हो चुका है। वो जान गए थे कि अब उनका सच बेटे के सामने आने वाला है और वो इतनी गंदी हरकत करने के बाद अपने बेटे का सामना करने को तैयार नहीं थे और शायद इसी बात को बर्दाश्त ना कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने सदफ को हर दिन मरने से तो बचा लिया था, लेकिन इन दिनों और सालों को का क्या जो उसने उस बदतमीज और बेहया आदमी की दरिंदगी बर्दाश्त करते हुए गुजारे। दोस्तों, तलाक शोहर बीवी के दरमियान होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे मुआशरे में न जाने कितनी लड़कियां सदफ जैसी होंगी जो अपने सुतेले बाप के जुल्म व सितम का शिकार है। मियाँ बीवी को एक दूसरे को छोड़ने से पहले अपने मासूम बच्चों पर नजर डालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हमने तलाक ले ली तो इन बच्चों का क्या होगा। आखिर अपनी लड़ाई झगड़े का बोझ हम अपने बच्चों पर क्यों डालें, ताकि कोई बच्ची किसी दूसरे के हाथों का खिलौना ना बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी ऐसे आदमी से कोई भी उल्टा सीधा रवैया देखिए तो उसे नजरअंदाज ना करे, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी एक कोशिश से किसी मासूम की जिंदगी बच जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।